हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हमारा 4th चैप्टर ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं और ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का एक लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो सारे ही टॉपिक्स और वीडियोस नहीं देखे हैं और अगर आप उन्हें रिवाइज करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, तो इट विल डायरेक्ट यू टू दोज वीडियोज़। ठीक है, अब हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम ही यही था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, आईसी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक? दो हमने ब्रॉड टॉपिक्स पढ़े हैं, दो ग्राफ्स एक्चुअली पढ़े हैं। एक तो इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा और एक हमने बजट लाइन पढ़ ली है। दो चीज़ें हमने पढ़ ली है, राइट। तो अब जो ये आईसी एनालिसिस वाला कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों ही कर्व्स को, इन दोनों कर्व्स से जो जो हमने बातें सीखी हैं पुराने वीडियोस में, उनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आईसी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, और साथ ही जो बजट लाइन के बारे में हमने पढ़ा वो भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक, अब पहले समझ लेते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है। वैसे आपको पता होगा क्योंकि 3rd चैप्टर में भी हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ही किया था, पर वो क्या था, यूटिलिटी एनालिसिस, मतलब वो कार्डिनल मेजरमेंट पर बेस्ड था। ये क्या है, ऑर्डिनल मेजरमेंट पर बेस्ड है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तो वही रहेगी। क्या होती है डेफिनेशन? इट रेफर्स टू द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। ऑप्टिमम चॉइस जब हमारा कंज्यूमर करता है वो क्या कहलाता है, उस सिचुएशन वो क्या कहलाती है, उसकी कंज्यूमर का वो अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। अब ऑप्टिमम चॉइस वो कब करेगा, कैसे करेगा? ऑप्टिमम चॉइस देखो तब होती है जब उसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो मैक्सिमाइज हो जाए। हमने हमेशा से पढ़ा है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो एक रैशनल बीइंग है। वो जो भी काम करता है, वो कोई चीज़ खरीद रहा है या बेच रहा है, तो वो हमेशा सोच समझ के करेगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ 60 रुपीज़ की मिल रही है तो वो उसको 62 में नहीं लेगा। ये नहीं सोचेगा कि 2 ही रुपये तो ज़्यादा है। अगर उसको एक दुकान पे 60 की मिल रही है वो चीज़ और वहीं दूसरी दुकान पे मान लो वो 55 की मिल रही है, तो वो 55 की लेगा। तो हम क्या मानते हैं कि कंज्यूमर जो है वो एक रैशनल बीइंग है, प्लस वो हमेशा हर केस में ये सोचता है कि उसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो मैक्सिमाइज हो जाए। अब हमने क्या इसमें क्या निकालना है, आज क्या पढ़ना है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट हम कैसे अटेन करें। हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये पॉइंट, इस पॉइंट पर ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इस पॉइंट पे इसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कैसे पता चलेगा? तो देखो अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। क्या पढ़ा है? एक तो हमने आईसी पढ़ा था, ठीक है, आईसी पढ़ा था ना, और एक दूसरा हमने क्या पढ़ा था, बजट लाइन। दो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ ली हैं, राइट, आईसी और बजट लाइन। अब देखो आईसी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व, इसका स्लोप क्या कहलाता है, MRS XY, इसको हम बोलते हैं ना MRS XY, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि कंज्यूमर जो है वो किस रेट पर सब्सटीट्यूट कर रहा है दोनों गुड्स को। अगर वो एक मान लो X की क्वांटिटी बढ़ा रहा है तो वो किस रेट पर कम कर रहा है Y की क्वांटिटी, ये बताता है हमारा आईसी का स्लोप। दूसरा हमारा क्या है, बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप हम कैसे डिनोट करते हैं? बजट लाइन का स्लोप होता है PX/PY, यही होता है ना, PX/PY। बजट लाइन का स्लोप क्या बताता है कि अगर कंज्यूमर को X की एक क्वांटिटी बढ़ानी है, एक क्वांटिटी अगर उसको इंक्रीज करनी है, तो Y की जो उतनी ही क्वांटिटी, मतलब जो स्लोप आएगा उतनी क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी। जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में ये जो स्लोप की वैल्यू आई थी वो 2 आई थी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि X की अगर एक क्वांटिटी बढ़ानी है तो Y की 2 क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। और साथ ही हमको दोनों प्रोडक्ट्स जो भी हैं X और Y, उनके प्राइसेस का रेशियो भी बताता है। ये हमने पढ़ लिया था, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी तक। अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। वहीं मतलब उन्हीं कंडीशंस के पूरे होने पर हमारा कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। अब वो दो कंडीशंस कौन सी हैं वो आपने याद रखनी है। सबसे पहली और बेसिक कंडीशन क्या है, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन at the point of equilibrium, मतलब जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ना, उस पॉइंट पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाला शेप होता है, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं कहलाएगा, ये कॉन्वेक्स नहीं कहलाएगा, पूरा शेप कॉन्वेक्स कहलाता है, पर ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं, यानी कि ओरिजिन की तरफ होना चाहिए हमारा
इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये समझ आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि आईसी इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट वाली कंडीशन देखो ये है कि जो एमआरएस है, एमआरएस हमारा जो होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, पी एक्स अपॉन पी वाई के। ठीक है, एमआरएस एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ये एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंडीशन है, वैसे दोनों ही ज़रूरी है पर ये ज़्यादा ज़रूरी है, एक्चुअली दोनों ही ज़रूरी हैं। तो क्या है, एम आर एस और पी एक्स अपॉन पी वाई ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या, अभी मैंने बताया, ये क्या है आईसी का स्लोप है, ये क्या है बजट लाइन का स्लोप है। तो अब आपको एक मतलब मोटा मोटी तौर पर ऐसे याद रखना है कि जो एम आर एस एक्स वाई है और पी एक्स अपॉन पी वाई है, ये दोनों चीज़ें इनका स्लोप हैं। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हम कैसे अटेन करेंगे, तो जो भी दो चीज़ें पढ़ी हैं, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। तो एम आर एस क्या होता है, स्लोप ऑफ आई सी, राइट, और ये क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ, बजट लाइन का स्लोप होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि देखो हमने ये तो समझ लिया, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके हमारा कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम अपनी स्टेट अटेन करेगा। पर हमको पता कैसे चलेगा कि किस पॉइंट पर ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, कैसे पता करोगी कि ये दोनों चीज़ें किस पॉइंट पर बराबर हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये है तो इधर बराबर है, इधर बराबर है, इधर बराबर है, कहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो वही आज हमने समझना है। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि हमने दोनों के स्लोप लिए हैं, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, तो हम ग्राफ पे भी दोनों चीज़ें ड्रॉ करेंगे। कैसे, ये देखो आपका गुड वाई है, ठीक है, यहाँ पर वाई एक्सिस पे गुड वाई है आपका, और एक्स एक्सिस पर है आपका गुड एक्स। यहाँ तक समझ आया। अब हमने ना ये पुराना वाला जो एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे थे ना हमेशा से, जिसमें इनकम थी हमारी 60 रुपये और एक्स कमोडिटी का प्राइस था 2 रुपये पर यूनिट और पी वाई था 1 रुपी पर यूनिट। ठीक है, तो यही वाला एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं। अब इस केस में जब उसकी 60 रुपये इनकम है और उसको दोनों प्रोडक्ट्स खरीदने हैं और दोनों की प्राइस भी दी हुई है, तो वो कितनी अमाउंट किसकी खरीदे, एक्स की कितनी क्वांटिटीज़ खरीदे, वाई की कितनी क्वांटिटीज़ खरीदे कि उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाए, मतलब उसका जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ये हम इसमें समझते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में। तो कैसे समझेंगे, ये देखो हमारी बजट लाइन है, बजट लाइन का नाम हम लिख देते हैं सपोज पी क्यू। ठीक है, ये हमारी बजट लाइन हो गई पी क्यू। ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व आई सी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना जब एग्जाम्स में, तो आपको ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा, पी क्यू इज़ अ बजट लाइन, आई सी इज़ द इंडिफरेंस कर्व, ऐसे ऐसे करके लिखना पड़ता है, इसीलिए मैं वही पॉइंट्स में समझा रही हूँ। तो क्या है, आपका पी क्यू बजट लाइन है, आई सी है आपका इंडिफरेंस कर्व। तो इसको ना स्टार मार्क करके लिखो। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का वो क्या है कि द आई सी इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। क्या है, आईसी जो है हमारा वो क्या होता है, टेंजेंट होता है। टेंजेंट मतलब क्या है कि जो उसका कर्व है ना, जिस पॉइंट पर आईसी का ये जो लाइन है, आईसी वाला जो कर्व है वो बजट लाइन को टच करेगा, यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ठीक है, यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब अटेन करता है वो अपना इक्विलिब्रियम, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन द इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। वो जो पॉइंट है वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हम यहाँ से साफ साफ आसानी से आराम से देख के बता सकते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो वाई की कितनी यूनिट्स खरीदेगा, 30 यूनिट्स खरीदेगा, एक्स की कितनी यूनिट्स खरीदेगा, 15 यूनिट्स खरीदेगा। ठीक है, समझ आया। तो हमें निकालना क्या था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में कि एक तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, वो एक्स की कितनी क्वांटिटीज़ खरीदेगा और वाई की कितनी क्वांटिटीज़ खरीदेगा। और ये कब होगा, जब आईसी जो है वो टेंजेंट होगा टू द बजट लाइन, प्लस इससे हमें ये भी पता चलेगा कि वो y की 30 क्वांटिटीज़ खरीदेगा यूनिट्स और x की 15 यूनिट्स खरीदेगा, और इस पॉइंट पे उसका वो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर लेगा। ठीक है, और इसी पॉइंट पर मतलब ये क्या है, आईसी जो है वो टेंजेंट है। और ये सब चीज़ें कब होंगी,
जब MRS और PX अपॉन PY बराबर होंगे, मतलब दोनों के स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप जब बराबर होंगे तब ये सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ तक आप लोगों को शायद सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब एक और चीज़ यहाँ पर जो समझने वाली है वो ये है कि जैसे पहले अभी मैं बता देती हूँ, IC है यहाँ पर, इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, करता क्या है? इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका रोल क्या है? तो देखो इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, हमने अभी समझा था, वो क्या बताता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस बताता है फॉर द गुड X एंड गुड Y, कि मतलब वो गुड X कितना खरीदेगा, गुड Y कितना खरीदेगा, उसकी प्रेफरेंस क्या है, ये हमारा बताता है IC कर्व। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि जब वो गुड्स को सब्सटीट्यूट करेगा ना, मतलब X को बढ़ाकर जब वो Y को कम करेगा, तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो ये बताता है कि वो Y को कितना कम कर सकता है। जैसे X की उसने एक क्वांटिटी बढ़ाई, तो वो Y की सपोज 10 यूनिट कम कर सकता है, या फिर Y की वो 12 यूनिट कम कर सकता है। तो वो जितनी कर सकता है, मतलब द अमाउंट और द क्वांटिटी विच ही इज विलिंग टू डिक्रीज ऑफ गुड Y, वो हमारा बताता है IC, इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन क्या बताती है? बजट लाइन क्या बताती है कि एक तो वो कांस्टेंट बताती है कि मतलब एक कंज्यूमर है, ही कैन नॉट गो बियॉन्ड हिज बजट, मतलब 60 रुपये हैं तो वो 60 के बाहर नहीं जाएगा, ये क्या बताती है हमारी बजट लाइन। साथ ही साथ ये क्या बताती है कि जैसे हम कोई खरीदारी करने जाते हैं, हम कोई कंज्यूमर हैं, अब हम कंज्यूमर हैं तो हम कहाँ जाएंगे, कुछ भी खरीदने या कुछ भी बेचने हम कहाँ जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। मार्केट क्या करता है, मार्केट भी इंटरवीन करता है, मार्केट भी इम्पैक्ट करता है, हमको अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ के अलग अलग प्राइसेस होते हैं, ठीक है, मार्केट के भी कुछ प्राइसेस होते हैं। तो अब हमने तो सोच लिया कि अच्छा X को बढ़ाकर Y की 10 क्वांटिटी कम करेंगे, ये तो बताता है IC, पर जितना मार्केट हमको अलाउ कर रहा है, मार्केट भले ही हमको 5 कम करने को ही अलाउ कर रहा हो, तो वो क्या बताती है, बजट लाइन बताती है। ठीक है, समझ आया? एक बार ये पढ़ लो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट X फॉर Y, ये क्या है, जो एक रेट है जो कि कंज्यूमर विलिंग है टू सब्सटीट्यूट X फॉर Y, मतलब वो कितना कम कर सकता है। X को अगर वो बढ़ाना चाहता है तो वो Y को कितना कम कर सकता है, 10 कर सकता है। ये कौन बताएगा, हमारा IC का स्लोप, और IC का स्लोप क्या है, ये। साथ ही साथ coincides with the rate at which the market allows the consumer to substitute X for Y, एक वो रेट है जो मार्केट अलाउ कर रहा है कि नहीं भाई तुम 10 कम मत करो, अगर तुमको X की 1 यूनिट बढ़ानी है तो तुम Y की ना 5 ही यूनिट कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये कौन बताता है, हमारा ये बजट लाइन का स्लोप PX अपॉन PY। और जब ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, यहाँ पे लिख रहा है ना कोइंसाइड, तो दोनों कोइंसाइड करते हैं, जब दोनों इक्वल होते हैं वहीं हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है कंज्यूमर का। तो अब आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी जो मैं अभी तक समझाना चाह रही थी। क्या समझा अभी तक हमने कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट वो कब अटेन करेगा। एक तो सबसे पहले मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जब वो उसको होएगा। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होएगा, उसके लिए 2 नेसेसरी कंडीशंस हैं। सबसे पहले कि IC होना चाहिए कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कॉन्वेक्स है। दूसरी बात MRS XY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY होना चाहिए, मतलब दोनों का स्लोप किन दोनों का, IC का और बजट लाइन का स्लोप बराबर होना चाहिए। ये हमने फिर इससे ग्राफ बना लिया। ग्राफ में हमने क्या देखा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमेशा 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 जो हमारा ये IC है इंडिफरेंस का, वो टेंजेंट होगा टू द बजट लाइन। ठीक है, हमेशा टेंजेंट होगा टू द बजट लाइन, तभी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पर अटेन करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कर ले, यहाँ पर कर ले, यहाँ पर कर ले। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर टच ही नहीं कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। इस जगह पर ही वो टेंजेंट है, उसी जगह पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। ठीक है, अब आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो आता है, देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने ये बताया, ये जो आपको ई पॉइंट नज़र आ रहा है, ई पॉइंट पर क्या है, MRS XY और PX अपॉन PY इक्वल हैं, बराबर है ना, दोनों के स्लोप बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एट ई पॉइंट पर क्या है, MRS XY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। पर अगर हम इस पॉइंट से थोड़ा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाएं तो फिर क्या होगा, लेफ्ट राइट जाएंगे तो ये होगा एट द लेफ्ट ऑफ पॉइंट E। अगर हम पॉइंट E के लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट कहाँ है, ये इधर। ठीक है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा MRS
एक्स वाई, ओ गॉड, MRS XY विल बी ग्रेटर देन PX अपॉन PY। जो हम MRS XY है मतलब IC का जो स्लोप है वो बड़ा हो जाएगा बजट लाइन के स्लोप से, और ऐसे ही इसका उल्टा हो जाएगा एट द राइट ऑफ ई पॉइंट के राइट में क्या होगा, मतलब नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, MRS XY वुड बी लेस देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन, मतलब PX अपॉन PY से छोटा हो जाएगा। तो ये देखो चार मैं बताती हूँ, एक काइंड ऑफ कंक्लूजन है इस पूरे टॉपिक का। अगर आपको ये चार बातें समझ आ गई, ये जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है ब्लू स्केच से लिखा हुआ है, और एक ग्राफ ये समझ आ गई, तो ये सब आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या समझना है कि सबसे पहले IC टेंजेंट होता है टू द बजट लाइन, सेकेंड ई पॉइंट पर मतलब जो जिस पॉइंट पर टेंजेंट हैं वहाँ पर दोनों के स्लोप बराबर होंगे। अगर लेफ्ट में जाओगे तो MRS XY बड़ा होगा बजट लाइन के स्लोप से, अगर राइट में जाओगे तो IC का स्लोप मतलब MRS XY छोटा हो जाएगा बजट लाइन के स्लोप से। साथ ही साथ IC हमको क्या बताता है, वो रेट है जिस पर हम Y को मतलब गुड Y को X के लिए सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं, हम विलिंग हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको पेन को क्या हो जाता है, हाँ विलिंग है, ठीक है। और हमको ये तो बताता है क्या, इंडिफरेंस कर, और बजट लाइन हमको क्या बताती है कि वो रेट जो हमको मार्केट अलाउ कर रहा है उस रेट को क्या कहते हैं हम, इसका स्लोप मतलब बजट लाइन का स्लोप, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा सारी चीज़ें क्या क्या हैं, आपको कैसे कैसे समझना है, क्या क्या करना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि मतलब ये जो हमने अभी समझा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसके पीछे का रैशनल क्या है, मतलब क्या लॉजिक क्या है, ऐसे ही क्यों कैलकुलेट करते हैं और क्यों मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाले अब टॉपिक में समझते हैं। अब देखो हम समझते हैं कि ये जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमने अटेन किया था उसके पीछे का रैशनल क्या है, मतलब लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, हम क्यों ऐसे ही अचीव कर पाएंगे हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसके लिए मैंने दो बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंडीशंस आपको बताई थी। तो पहली वाली कंडीशन आपकी क्या थी, याद है किसी को? सबसे पहली वाली कंडीशन ये थी कि MRS, मैं बार बार एस को नीचे लिख देती हूँ, MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, मतलब जहाँ पर दोनों के स्लोप बराबर होंगे, ये पहली वाली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि IC इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा उस पर हमारा IC इंडिफरेंस कर्व वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। अब पहले एक एक करके हम दोनों कंडीशंस को समझते हैं, इससे आपको ये समझ आएगा कि इन कंडीशंस का मतलब क्या है। पिछली अभी मतलब इससे पहले जो हमने अभी समझा था उसमें हमने सिर्फ वो टेंजेंसी और ये सब की बात की थी, अब हम इन कंडीशंस को मतलब अच्छे से विस्तार से समझेंगे आराम से, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, MRS XY मस्ट बी इक्वल टू PX अपॉन PY। MRS XY क्या है, IC का स्लोप, और PX अपॉन PY है किसका, बजट लाइन का स्लोप। अब वो जो हमने E वाला पॉइंट अटेन किया था ना, देखो जैसे ये मैं बना के दिखा देती हूँ दोबारा से। सपोज ये है बजट लाइन आपकी, और हमने ऐसे करके एक वो IC बनाया था, ये वाला पॉइंट E, इसको E बोल दिया था, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अब हम ये क्यों नहीं कह सकते कि इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखो अब मैं अच्छे से बना कर दिखाती हूँ। ये सपोज ये आपका एक ग्राफ है, ये है आपकी y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर ये गुड y की यूनिट्स हैं और यहाँ पर ये x की यूनिट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब ये क्या है, आपकी एक बजट लाइन है, ये हो गई आपकी बजट लाइन, राइट। अब हम क्या करते हैं, पहले तो एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, ये हो गया आपका पहला इंडिफरेंस कर्व। दूसरा आपका ये रहा, 2-3 इंडिफरेंस कर्व बना देते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका ये रहा, ठीक है। मेरे देखो थोड़ा सा ना ग्राफ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये हमारे 3 इंडिफरेंस कर्व्स हो गए। ये हो गया हमारा IC1, इसको नाम दे देते हैं IC1, ये है हमारा IC2 और ये है IC3, राइट। ये हमारी जो बजट लाइन है उसका नाम क्या है, PQ। ये हो गए हमारे सारे एलिमेंट्स जो हमें यूज़ करने हैं। अब आप खुद सोचो, इसमें अगर मैंने पहले क्या समझाया था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व होगा टेंजेंट टू द बजट लाइन, तो यानी कि ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले लेते हैं कुछ, कैसे? सपोज हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है F,
और एक पॉइंट हमने ले लिया है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट हो गया ए, यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया, इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया बी। ये हमने 4 पॉइंट्स ले लिए, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स हैं। अब इसमें देखो हमको ये जानना है कि यही पॉइंट ई पॉइंट ही इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों है। अगर हम IC3 पर देखें तो हमें ICs के बारे में प्रॉपर्टीज़ में हमने समझा था कि हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब जितना ऊपर ऊपर IC जाता जाएगा ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलता जाएगा। तो इस हिसाब से तो हायर IC पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो उसको यही मिलेगा। पर IC3 का ना ये रूल कट हो जाएगा, इट वुड बी रूल्ड आउट। क्यों ये इसका पत्ता कट क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो बजट लाइन तो हमारी ये है ना, हमने ये तो पढ़ा है कि हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, साथ ही हमने ये भी पढ़ा है कि कोई इंसान अपने बजट के बाहर जा ही नहीं सकता, एंड दिस IC इज बियॉन्ड द बजट लाइन, बजट लाइन के बाहर ही है। तो इस हिसाब से IC3 तो कट हो गया आपका, ठीक है। अब समझ आया, IC3 आपका निकल लिया, IC3 का पत्ता कट, समझ आया। अब IC1 पर देखते हैं, IC1 पर क्या है, IC1 पर देखें तो यहाँ पे भी ये बजट लाइन को टच कर रहा है, यहाँ भी ये बजट लाइन को टच कर रहा है, राइट। पर और यहाँ पर भी देखो ये बजट लाइन को टच कर रहा है। पर हम क्या देखेंगे कि हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब IC1 और IC2 में से हायर कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है IC2 है। तो यानी कि इन दोनों का भी पत्ता कट, यानी कि A और B पॉइंट्स भी नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोअर IC पर है, ये हायर IC पर है। और इससे पहले वाले में अभी हमने क्या देखा था, हायर IC पर तो ये भी था, पर ये बजट लाइन के बाहर था, ये वाला बजट लाइन के अंदर तो है IC1 पर, लोअर IC पर है। तो इसीलिए सिर्फ ई पॉइंट हमारा बचा, जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो अब आपको ये वाली कंडीशन तो समझ आ गई होगी कि हमने ये क्यों पढ़ा था कि दोनों के स्लोप बराबर होंगे वहीं हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। वो इसलिए होगा, किस लिए? इसलिए जो अभी हमने समझा, इतनी सारी हमने रामायण अभी पढ़ी, यही कि ये दोनों कंडीशन, मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई, ठीक है। अब हम समझते हैं IC इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब ये जैसे रुको, ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है हमारी बजट लाइन, राइट। ये हो गई हमारी बजट लाइन A B। अब हमें क्या बोल रहा है कि IC इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब जिस पॉइंट पर कॉन्वेक्स होगी वहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, ऐसा हमको बोला जा रहा है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि हाँ यही सही है। इसमें भी तो हमने ये प्रूव किया था कि यही सही है, बाकी सब गलत है, तो इसमें भी हमें ये प्रूव करना है यही सही है। तो अब हम देखो ये ऐसे समझ सकते हैं कि हमने जो एक चीज़ पढ़ी थी, आपको याद होगा कि IC इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब ये जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब याद है किसी को? उसका मतलब ये था कि अगर IC हमारा कॉन्वेक्स है, अगर IC कॉन्वेक्स है तो उसका मतलब क्या है कि जो उसका MRS है, मतलब उसका स्लोप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, वो कैसा है? डिमिनिशिंग है, मतलब कम हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? MRS जो डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग MRS का मतलब क्या होता है कि द कंज्यूमर इज सेक्रीफाइसिंग लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ गुड Y फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड X, मतलब जब जब वो X की यूनिट बढ़ा रहा है तो वो Y की जो कम कर रहा है ना यूनिट्स, उसका रेट कम करता जा रहा है। जैसे कि मान लो उसने X की 1 यूनिट बढ़ाई पहले, ठीक है, 5 से 6 कर दी, तो पहले उसने Y की फिर 2 कम करी है, फिर उसने 6 से 7 करी, तो अब वो 2 कम नहीं करेगा, वो 2 से शायद 1.5 पर आ जाए। फिर अब उसने जब 6 से 7 कर दी X की यूनिट, तो वो 1.5 कम नहीं करेगा, अब वो शायद आधी कम करे, तो मतलब 2 से 1.5 पर आ गया, फिर 1.5 से आधी पर आ गया, मतलब जितना जितना वो कम कर रहा है उसको भी कम करता जा रहा है, उसका रेट भी कम होता जा रहा है, ठीक है। इसी का यही तो होता है MRS डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग MRS का मतलब हमने समझा था पिछले वीडियो में। अब ये MRS डिमिनिशिंग होता क्यों है? इसका भी एक रीज़न है, मतलब वो कम क्यों करता जा रहा है, रेट जो है वो कम क्यों करता जा रहा है? क्योंकि डिमिनिशिंग जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमसे ये करवा रहा है। अगर मैंने बताया था जैसे हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, हम पानी पीते जाएं तो एक पॉइंट पे आके हमारी उसके लिए डिज़ायर कम हो जाएगी। पहला ग्लास जितना हमको सेटिस्फैक्शन देगा वहीं दूसरा ग्लास उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, है ना, समझ आया? तो ये किसकी वजह से है? ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हैं? DMU, लॉ ऑफ DMU, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी वजह से है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो
कॉन्वेक्स वाला आईसी है ये कॉन्वेक्स ही रहेगा। अगर यही इसी जगह पर ये कॉनकेव हो जाए और हम कहें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर ये कॉनकेव हो गया तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सही नहीं रहेगा। ये जो एमआरएस डिमिनिशिंग है ये क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ये डिमिनिशिंग नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। डिमिनिश मतलब कम होना, ये इंक्रीज होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी और ये सारी चीज़ें गलत हो नहीं सकती हैं। इसीलिए ये जो हमारा आईसी है ये हमेशा कॉन्वेक्स होगा एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आपको ये दोनों कंडीशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आप फेस कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं आपको या तो फिर रिवीजन सेशन जो होगा उसमें मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगी या फिर अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो इसी के साथ हमारे आज 4 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर का एक Q&A वीडियो, एक मतलब उसमें रिवीजन सेशन था वो, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। उससे ना आपकी डेफिनेशंस आपको रिकॉल हो गई होंगी या फिर आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सब एक तरह से रिविजन हो जाता है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं ना आपके एफएज वगैरह या फिर पीरियोडिक टेस्ट जिसको आप बोलते हो, तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल है। तो अब मैं क्या करूँगी, 4 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो अगर मैं पॉसिबल हुआ तो मैं बाकी जो 3 चैप्टर्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके भी Q&A सेशंस आपको अपलोड करके दे दूंगी वीडियो उनका, या फिर हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे को कमेंट में करके बता दो, कमेंट सेक्शन में मुझे टेक्स्ट करके कि आपको क्या चाहिए, रिविजन सेशन चाहिए या फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें टू गेट द नोटिफिकेशंस एट द अर्लीस्ट। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।